वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं अभी। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय ब्लैंक के सही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, आंसर देखते हैं। पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या फोर्थ है प्रश्न का कठिनाई स्तर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें क्या कहा गया है कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, जब हम विद्यार्थियों को कोई प्रश्न देते हैं और हम उस प्रश्न पे जो वो प्रश्न होता है उसके लिए बच्चे को कितना समय देना चाहिए उसके आंसर के लिए, तो इसमें वो पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कहता है कि आंसर जो है वो डिपेंड करता है कि कितना मुश्किल है और कितना आसान है। अगर आसान है तो कम समय देना चाहिए और अगर मुश्किल है तो थोड़ा ज़्यादा समय जो है स्टूडेंट्स को देना जरूरी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है प्रश्न की कठिनाई स्तर पर। दूसरा देखें, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है। क्या योजना बनाएंगे? देखिए, निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी जो है, तो इसका आंसर जो है वो भी फोर्थ ही होगा। ठीक है, कि उच्च स्तर से जो है अपसारी योजना बनाना शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सीखना ब्लैंक है आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। देखें, इसका जो आंसर है वो होगा 3। सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, अभी फोर्थ की बात करें, फोर्थ पे आ गए हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या करेगा? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। यहाँ पे हम देखेंगे आंतरिक रूप यानी अंदर से बच्चा जो मोटिवेट होता है उसके बारे में, अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में जो अभिप्रेरणा स्तर वो कम होता है। इसने कहा है कि जो बाह्य रूप से होता है और आंतरिक वाला उसका कम होता है मोटिवेशन, या फिर के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। जो अंदर से मोटिवेट होता है, अभिप्रेरित होता है सीखने के लिए, उसको जो है बाह्य शिक्षा की, औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है स्कूल आके पढ़ना लिखना, ये सारी चीजें उनको, इनकी जरूरत नहीं है। पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उसको पुरस्कृत करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये वाला। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, बाह्य उसको क्या है, उसके साथ जो है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, नवीन स्थितियों का निर्माण आदि की आवश्यकता होती है। इस अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कि स्टूडेंट अगर मोटिवेट है, अगर अंदर से वो अभिप्रेरित है हर चीज के लिए, तो वो नए नए कार्यक्रमों में आयोजित करने और नवीन स्थितियों में भी निर्माण करने की उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 5वां। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत इसके अंदर जो है वो
आएगा। ठीक है, आगे चले। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को ब्लैंक करते हैं, यह सीखने के वातावरण। अब हम ये वाला देखेंगे। इसका जो आंसर होगा, रूपांतरित को शुद्ध करना, परिभाषित को कम प्रभावशाली बनाता है, व्याख्यित पर प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव डालता है। यहाँ देखेंगे, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को नंबर 1 रूपांतरित करते हैं। ठीक है, यह सीखने का शुद्ध करता है, इसका ये आंसर होगा। आगे चलते हैं, दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपलब्धि अभिप्रेरणा है किसके लिए? सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। ठीक है, ये चारों आपके सामने मैंने रीड कर दिए हैं। देखते हैं, उपलब्धि जो है वो अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है उपलब्धि की अभिप्रेरित कैसे करती है एक उपलब्धि, तो इसका आंसर होगा चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति। जब आपको कोई मोटिवेट करेगा, अगर कितना भी मुश्किल कार्य हो, तो आप उस चुनौती को स्वीकार करोगे और उसमें जो है डटे रहोगे। तो उपलब्धि के लिए मोटिवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने तथा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है क्या दर्शाएगी? इसका जो देखें, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ठीक है, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वो इस प्रकार के कार्य को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। 4th है, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये तीनों जो हैं बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर होंगे, क्योंकि ये भी यही दिखाता है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध का अर्थ जो है, ये शब्द है ना यहाँ पे रूढ़िबद्ध का अर्थ होता है जो घिसी पिटी परंपराएं जो चली आ रही हैं पिछले कुछ मतलब पीढ़ियों से, और अभी भी उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वही चीज़, वो भूमिकाएं विद्यालय में आज भी हैं, तो विद्यालय में भी उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। क्या साधन है? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। ठीक है, तो यहाँ पहले क्वेश्चन देखेंगे कि जो CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना, ठीक है, परियोजना प्रोजेक्ट जो है, समूह ग्रुप में एक गतिविधि, एक एक्टिविटी है। समूह में प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो है, ग्रुप एक्टिविटी जिसको कहा जाता है, एक सशक्त साधन है। किस लिए है? सिंपल सी बात है, ये सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने में, कि जो स्टूडेंट हैं वो सामाजिक भागीदारी जो है उनके लिए इजी तरीके से हो जाए। ठीक है, इससे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये समूह परियोजना, इसी को कहते हैं समूह, ग्रुप परियोजना, प्रोजेक्ट, गतिविधि, एक्टिविटी। ठीक है, तो ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी एक सशक्त साधन है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए। 10वां क्वेश्चन करेंगे। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का ये उदाहरण है। ठीक है, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? ठीक है, योजना का दृढ़ता, नंबर 2 शिक्षार्थियों का ज्ञान, नंबर 3 उद्देश्यों की स्पष्टता,
और नंबर 4 शिक्षण का ज्ञान। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे पाठ योजना। पाठ योजना लेसन प्लान जो आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान बनाए थे उसमें शामिल नहीं है। क्या नहीं है? योजना की दृढ़ता इसमें शामिल नहीं है। क्या क्या होगा इसके अंदर? योजना की दृढ़ता का सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। पाठ्य योजना निर्माण का उद्देश्य शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंध होता है, जिसमें उद्देश्य की स्पष्टता, शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों के ज्ञान का विस्तार आदि सिद्धांत शामिल होते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहता है ये कि योजना की दृढ़ता का कोई वैल्यू नहीं है। शिक्षार्थियों का ज्ञान भी होता है जो बच्चे सीखते हैं, उद्देश्य जो है टीचर का वो भी स्पष्ट हो जाता है कि वो आज किस लिए जा रहा है, शिक्षण का जो ज्ञान है वो भी। ठीक है, हमारे जो 11 क्वेश्चन हो गए, आगे भी देखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 2009 में अनिवार्य शिक्षा शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? सीधा आंसर पे जाएंगे, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, तो 2009 में एक शिक्षा का अधिनियम आया था, निःशुल्क शिक्षा। तो उसमें क्या रखा था? इसमें कहा था उचित सरकारी दाखिले कि उचित दाखिले होंगे बच्चों के, उपस्थिति और प्रारंभ शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन जो है इसको अच्छे से देख लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ सभी बच्चों के दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये अधिनियम याद रखना, 2009 में ये अधिनियम पारित किया गया था, सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है मिलना अनिवार्य होगा, जिसमें 14 वर्ष की आयु को निश्चित किया गया था। आगे देखें, अधिगमकर्ता का स्वः नियमन का क्या अर्थ होता है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने एवं स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे है ये। इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो 4th है, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। कैसे? अधिगमकर्ता का स्वः नियमन, स्व का मतलब होता है खुद का, नियमन अपने आप एनालाइज करना, जो क्या अर्थ होता है, ये स्वयं का अनुवीक्षण होता है। ठीक है, इसमें ना तो स्व अनुशासन और नियंत्रण होता है, बल्कि इसमें अधिगमकर्ता सीखने वाला क्या सीख रहा है वो स्वयं करके सीखता है। ठीक है, अब देखो इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है। जब कोई अधिगमकर्ता किसी अनुक्रिया को स्वयं करता है, जब आप कोई काम करने जा रहे हो और खुद करते हो, वह उसे जल्दी से सीख लेता है। ठीक है, यदि वह सीखी गई अनुक्रिया का स्वः अनुवीक्षण करता है तो इस स्थिति में स्वः नियमन उसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मैडम चाय खाती है वाक्य कैसा वाक्य है? सीधा आंसर देखेंगे, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अब यहाँ पे आपने देखा मैडम चाय खाती है, कैसा वाक्य है? अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, गलत हो गया ये वाला। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। मैडम चाय खाती है तो नहीं, ये भी वाला गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो ठीक है, वाक्य तो सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत होगा, क्योंकि वाक्य तो ठीक है, मैडम चाय खाती है, ये वाक्य बना दिया उसने, लेकिन उसको ये नहीं पता कि चाय खाते नहीं चाय पीते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। वाक्य ठीक है लेकिन अर्थ गलत आ रहा है, तो ये जो है यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि देखो वाक्य तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ निकाल रहे हैं तभी तो गलत हो रहा है वो, तो इसीलिए अर्थ जो है ये जो है गलत है और वाक्य जो है वो सही है। अभी हम 15 क्वेश्चन देखेंगे इसका। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग का की ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे 16 क्वेश्चन, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया,
खबर को खालिस्तान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ठीक है, कैसे समझा जा सकता है वो देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत है, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है। तो इसका फोर्थ जो है आंसर होगा। ठीक है, इस पे लगा लेना। अभी हम 17 करेंगे। अभी हम करेंगे 17। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को खालिस्तान है, शैक्षणिक निष्पादन को। ठीक है, तो यहाँ पे घटता बढ़ता प्रभावित करता है, ऐसे वर्ड्स दिए गए। तो हम देखते हैं क्या है। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को घटाता है और शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। अब देखो कैसे करता है ये वाला हम देखेंगे। बुद्धि लब्धांक के आधार पर, बुद्धि का जो टेस्ट है उसके आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, वह उनकी स्व गरिमा को घटाता है। स्व गरिमा के कि बच्चा अगर ग्रुप में बैठ के पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो स्वयं जो है ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा, बल्कि ग्रुप के साथ मिलके अपना कार्य करेगा, तो उसकी जो गरिमा है वो घट जाएगी। और शैक्षणिक निष्पादन को क्या करेगा, वो प्रभावित नहीं करेगा। वो क्योंकि देखो सीख तो रहा है ना बच्चा, तो वहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही है उसको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन विद्यार्थियों के वर्गीकरण से उसकी स्वयं की गरिमा जो है, ठीक है, वो घट जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। ठीक है, लैब जो किसका उदाहरण है, प्रगतिशील विद्यालय का ये उदाहरण रहेगा। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, किन किन चरणों का करेंगे, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। तो स्टूडेंट्स इसमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो किसी के थॉट होते हैं तो उसका राइट वही आंसर होता है जो उसने दिया। इसलिए आप इसको बिल्कुल रट्टा लगा लो कि क्या क्वेश्चन था कि कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस चीज पे देखेंगे, आज्ञा पालन करेंगे और दंड उन्मुखीकरण पे जो है वो ध्यान देंगे। ठीक है, तो आगे और देखते, व्यक्तिगता और विनिमयता, अच्छे एवं व्यक्तिगत संबंध, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पे ए और बी इसका सही आंसर होगा। ए और बी ये दोनों ही इसके सही आंसर हैं। ठीक है, आगे चले देखते हैं आगे। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दादा आया है की जगह पे दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, या फोर्थ, बच्चा आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। ठीक है, तो आपको क्या प्रतिक्रिया, उसका दादा आया है। जब एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है, वो किसी टीचर को कहता है कि सर उसका दादा आया है, तो अगर मान लो आप वो शिक्षक हो जिसको बच्चा कह रहा है तो आप क्या करोगे। तो इसका थर्ड आंसर होगा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। क्योंकि बच्चे को आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको दादाजी बोलो, क्योंकि जैसा ही आप बोलोगे बच्चा वहीं आपको कैच कर लेगा। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर होगा, अच्छा उसके दादाजी जो हैं वो आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमारे क्वेश्चंस 20 कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो अभी जो है कल इसकी मैं डालूंगी, तो वो भी आप जरूर देखना। उसमें आपके जो है मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चंस वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अभी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सीटेट के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।